स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे वाईफाई 6E के बारे में। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने ब्लूटूथ के बारे में देखा, अब हम लोग वाईफाई को देखते हैं। तो आप ये समझिए, वाईफाई में बहुत लंबे समय तक हुआ कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। तो वाईफाई 6 पहली बार है कि वाईफाई एसोसिएशन जो है, जैसे मैं हर चीज़ का एसोसिएशन है, एस टी का एस टी एसोसिएशन है, ब्लूटूथ का एसोसिएशन है, ये वाईफाई का एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन जो है, ये लोग बोले भैया नेमिंग कन्वेंशन हमारा लटक चुका है, उसे साफ सुथरा करके सुंदर बनाया जाए। तो पहले जो नेमिंग कन्वेंशन आप लोग देखते होंगे उसमें रहता होगा 802.11n AC X। भाई ये सब किसको याद रहेगा? तो इसीलिए ये सब नंबर हटा के शांति से वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6 कर दिया जा रहा है। नाम सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। और इसमें वाईफाई काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, तो हिसाब है कि बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारा प्रॉब्लम देख के, सीख के, समझ के ये बनाया जा रहा है। तो मतलब इसको सीधे तौर पे समझिए, ये नया स्टैंडर्ड है, नए टाइम के लिए बनाया गया है। जैसे कि वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6। और इसमें ये भी फ़ायदा होगा कि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको मैं बोलता हूँ वाईफाई एन वर्सेस वाईफाई AC, आप सीधे तौर पे नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, लेकिन वाईफाई 4, वाईफाई 5 तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हिसाब वही है। और यहाँ पे मेन सेलिंग पॉइंट जो किया जा रहा है, मतलब आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो होगा कि बेटर मल्टीपल क्लाइंट मैनेजमेंट होगा। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है तो इसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आपके घर में, जैसे कि मेरे केस में, मेरे घर में 3 लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और कुछ जल्दी ही चौथा भी हो जाएगा, तो वैसे केसेस में फ़र्क पता चलने लगा है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं या उसमें, तो उतना टेंशन है। ये सबसे बड़ा अंतर इसमें किया जाए कि बेटर मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेशन, यानी कि खूब लोग रहेंगे एक जगह पे, एक राउटर पे, राउटर संभाल लेगा। तो समस्या समझते हैं जो वाईफाई सुलझाने की कोशिश किया। पहला ये समझिए कि हम लोग कितने औजार इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वो नंबर बहुत बढ़ गया है। एग्जांपल के तौर पे मेरे घर में ही एक छोटा नेटवर्क बन गया है, जिसमें 2 टीवी जुड़ा हुआ है, 2 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, 3 मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ है, एक नेटवर्क स्ट्रीमिंग बॉक्स जुड़ा हुआ है। तो समझ सकते हैं भरपुष्ट हो। ये तो मेरा घर है, जबकि मैं इसमें भर नहीं रहा हूँ चीज़। और जिनके पास टेकी लोग हैं या जिनका पॉकेट थोड़ा भारी है, उनके घर में तो बहुत चीज़ हो जाता है, और ये सबको इंटरनेट चाहिए। तो इसी कारण से ये नंबर की संख्या को मैनेज करना ज़रूरी है। और फिर ये समझिए, अभी हमारे माहौल में जितने लोगों के पास जियो फाइबर का कनेक्शन, वो बेचारा छोटा सा राउटर करेगा तो करेगा क्या, कितना चीज़ को मैनेज करेगा। और आराम से, खास करके 2020 में दुनिया तबाह हो गई, सब लोग घर के अंदर बैठ गए, तो वैसे केस में तो आराम से ऐसा हो जा रहा है कि 3-4 लोग हैवी यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट का। तो इसी कारण से ये समस्या को सॉल्व करना एक अर्जेंसी आ गई कि नहीं भैया इसको सॉल्व करो। फिर बात करते हैं, हमारा रेसिडेंशियल इंटरनेट का स्पीड भी बहुत बढ़ गया है। इस मामले में इंडिया काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब कुछ मामले में कहें तो यूएस से भी आगे चल रहा है कि इंडिया में बहुत कम दाम में बहुत बम इंटरनेट मिलने लगा है। जैसे कि मैं जियो फाइबर के इंटरनेट से थोड़ा सा दुखी था, लेकिन उन्होंने भी अब समस्या सुलझा दिया। जैसे कि अभी आपको बहुत कम दाम में 3.3 टेराबाइट के देने लगे हैं। तो मतलब इनका डेटा 3.3 टेराबाइट, जो कि अच्छे अच्छे लोगों को लंबे समय तक संतुष्ट कर सकता है। तो वो समझिए कि आप 400 रुपये से देके, मतलब टोटल मान के चलिए 500 रुपया GST जोड़ने के बाद 700 रुपया मैंने जो लिया हुआ वो 1500 रुपये का कनेक्शन है। तो ये सब अब हमारा बेस कनेक्शन, जो मतलब पाइप आ रहा है हमारे घर में, वो मोटा हो गया। पहले ये था कि नेटवर्क में खर्च करने का फ़ायदा क्या है जब तुम्हारा नेटवर्क ही आ ही नहीं रहा। जैसे 2 MBPS का कनेक्शन था BSNL का शुरू में, फिर रोगा के इधर से कहीं 30 MBPS। मैं जब बैंगलोर में पहली बार गया था, मतलब करीब 8 या 9 साल पहले बात करें, तो वहाँ पे मतलब 30 MBPS कनेक्शन, वाह। अब वैसा नहीं ना, अब मेरे पास 300 है, मेरे पास 300 आ चुका है। तो वैसे माहौल में ये समझना ज़रूरी है कि हमारा मेन इनकमिंग पाइप मोटा हो गया है, लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो इक्विपमेंट दिन भर जुड़े रहते हैं इंटरनेट से, उनका भी संख्या बढ़ गया है। तो हर मामले में सब चीज़ चेंज हुआ। प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, जैसे कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, वो सबको अलग तरह का कंसिडरेशन चाहिए कि उसको कैसे नेटवर्क पर रखा जाए ताकि मैनेज कर सके, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली ना खाए, क्योंकि ये सब बैटरी पावर का रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा ये खाने लगे एनर्जी, यूजलेस हो जाएगा, बैटरी डाउन होते रहेगा बार बार, तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इसीलिए खास तरह का टेंशन उसको भी देना है। तो समझ रहे, हमारा समस्या बड़ा हो गया है, पाइप मोटा हो गया जो आ रहा है घर में। तो इसको वाईफाई 6 सॉल्व कैसे करता है? तो यहाँ पे समझिए बहुत हाई लेवल इंजीनियरिंग की बात है ये। अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और PhD 1-2 होना चाहिए कम से कम। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हो रहा है मीमो पे मेन फोकस किया जा रहा है, मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट। तो यहाँ पे हिसाब ये समझिए कि वाईफाई अभी तक का हिसाब जो था, उसमें कोशिश की जा रही थी ये डालेगा, ये स्टैंडर्ड में नहीं फिक्स कर दिया, इसका हम एक मिनिमम बना दी। आइडिया ये है कि अभी वाईफाई ऐसे का
डेटा भेज दिया, डेटा ले लिया, ठीक है, दूसरे को डेटा भेज दिया, डेटा ले लिया, अब वो अटका हुआ है, आपका कुछ नहीं कर रहा है। इंटरप्राइज ग्रेड में ये नहीं होता था, क्योंकि इंटरप्राइज में फिजिकली बहुत सारे हार्डवेयर रहते थे ये सब मैनेज करने के लिए। नॉर्मल आम पब्लिक के केसेस में ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि एक यूनिट यानी एक राउटर नहीं कर सकता था, तो वही कुछ सुलझाया गया। तो अभी ऐसा कर दिया गया कि अभी जो आप राउटर लेते हैं जो प्रॉपरली सर्टिफाइड है वाईफाई 6 का, वो 8 डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्शन बना के रख सकता है। यानी कि टीवी में जैसे मान ली कनेक्शन चल रहा है, तो वो टीवी से बात कर रहा है, एकदम ध्यान दे रहा है, और फिर आपका मोबाइल फोन में कुछ डिमांड आ रहा है, वो ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं कि उसको रुकना है, टुक टुक नहीं करना है। तो पहला ये फायदा हो जाता है। फिर बीम फॉर्मिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आप लोग में से मेरा 5G वाला वीडियो देखेंगे, बताया होगा मैंने कि 5G तभी काम कर पाता है क्योंकि उसका एंटीना को एम कर सकते हैं बिना, मतलब एंटीना ऐसे है और उसका सिग्नल इधर 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 आप भेज सकते हैं, इसे बीम फॉर्मिंग कहते हैं। फेस शिफ्ट कैलकुलेशन से किया जाता है। ये अब वाईफाई में भी किया जा रहा था। वाईफाई में 4 एंटीना रहेंगे या 6 रहेंगे या 8 रहेंगे, डिपेंड करता है कैसा डिज़ाइन होता है इंजीनियरिंग पे। जनरली 4 ही दिया जाता है, और उससे सिग्नल ऐसे कर सकते हैं कि सिग्नल वहाँ जाएगा या इधर जाएगा, मतलब इधर रहेगा सिग्नल, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा सिग्नल, लेकिन बहुत कम रहेगा। मतलब जहाँ पे बीम है वहाँ पे मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ 80% पे चल रहा है, जहाँ नहीं जाना चाहिए सिग्नल वहाँ 20% से भी नीचे चल रहा है। तो ये फायदा बहुत हो जाता है इससे, मतलब इंटरफेरेंस कम हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं, हम मतलब समझ लीजिए लेजर बना दे रहे हैं रेडियो का हम लोग। तो ये एक काफ़ी फायदेमंद चीज़ आ गया। फिर वेक IoT डिवाइसेस को व्यवस्था किया जा रहा है, मतलब इंटरनेट ऑफ डिवाइस थिंग्स का पावर कंजम्पशन कम रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिसाब ये कि राउटर बोलेगा कि भैया तुमको सिग्नल हम भेज रहे हैं, तुम उठ जाओ। तो इससे फ़ायदा ये होता है, मतलब इसके लिए दोनों तरफ में इक्विपमेंट में चेंजेस होना है। पुराने IoT डिवाइस में ये नहीं कर सकता, लेकिन नए वाले में ये कर पाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, आप आ रहे हैं, अब आपका राउटर डिटेक्ट किया कि आप मोबाइल से भेजिए कि भैया अनलॉक करो डोर, मतलब ये सब बैकग्राउंड में होता है। आप जैसे प्रॉक्सी डिटेक्ट किया, वो बैकग्राउंड में ये सब फंक्शन हो गया। तो अब राउटर बोलेगा भैया तुम चालू हो जाओ, गेट का स्मार्ट लॉक अब तुम खोलो। तो इससे वो जल्दी, क्या हमको खोलना है, क्या हमको खोलना है, क्या हमको खोलना है, बार बार नहीं सुनने की जरूरत नहीं है। वो तभी बोलेगा जब राउटर बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास कुछ आ रहा है काम। तो ऐसा सोचिए, हज़ारों सेंसर में अगर ऐसा केस है तो बहुत लंबा उनका बैटरी लाइफ हो जाएगा। तो ये भी सुधारा गया। फिर बैंड जो है, मतलब जिस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम पे ही सारा खेला हो रहा है। स्पेक्ट्रम जितना मोटा होगा उतना बम डेटा जाएगा, जितना पतला होगा उतनी रुला देंगे। जैसे कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज़। 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर का जो चैनल्स हैं वो चैनल मोटा होता है। तो वो जैसे 40 हर्ट्ज़ का, मतलब एक चैनल जो है 40 हर्ट्ज़ से लेके 80 हर्ट्ज़ तक कर सकते हैं, या 160 हर्ट्ज़ तक कर सकते हैं। 160 हर्ट्ज़ के चैनल में ज़्यादा डेटा भेज पाएंगे। फिर इसमें कलरिंग का भी व्यवस्था किया जाए, मतलब ये कलरिंग ऐसा नहीं कि सिग्नल को एक्चुअल कलर करते रहे, कोडिंग टाइप का एक एल्गोरिदम है, जिससे ये फायदा अगर 2-3 राउटर हैं या 2-3 इक्विपमेंट्स हैं, वो एक दूसरे को इग्नोर अच्छे से कर सकते हैं कि ओ ये मेरा काम का नहीं, इससे हमको नहीं लड़ाई झगड़ा करना, जाओ तुम सिग्नल आने जाने दो, तब हम दूसरे स्लॉट पर बात करेंगे। तो इससे इंटरफियरेंस कम हो जाएगा, वो भी बम किया गया है। टाइम बेस्ड स्लॉट किया जा रहा है, जो कि आपको OFDMA करके देखें। आप लोग में से जो लोग CDMA में काम किए होंगे उनको पता होगा कि ये मतलब स्लाइस किया जाता है टाइम को, मतलब 1 सेकंड को कई 100 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। वो एक हिस्सा मतलब फिक्स रहेगा कि इस मोबाइल के पास इसी सेकंड के इस हिस्से में जाएगा सिग्नल, उसके बाद नहीं जाने वाला, ना ही आने वाला है। उस स्लॉट के अंदर जो होना होगा, नहीं होगा देखो। तो ऐसे बोलेंगे, इसको कहते हैं शेड्यूलिंग करना। तो शेड्यूलिंग करना तो बुरी बात हो गई, हाँ भी और नहीं भी। बिना ढंग का शेड्यूलिंग करने से बुरा बात है, लेकिन ढंग से शेड्यूलिंग करने पे आप कंजेस्शन हटा देते हैं। यानी कि आपका आईफोन अगर है नेटवर्क पे, एंड्रॉयड है नेटवर्क पे, तो दोनों को बात एक ही टाइम पे करना है, बिहेव करके करना है। क्योंकि भैया सिग्नल तुम्हारे पास है, बात कर लिए, ठीक है, सिग्नल तुम्हारे पास है, तुम बात कर लिए, सिग्नल तुम्हारे पास है, बात कर लिए। इससे एक फायदा होता है कि पुराने सिस्टम ये है कि सब चिल्ला रहे, राउटर सुनने की कोशिश करे कि भाई क्या हो रहा है। इससे होता है एक चीज़ जिसे हम लोग कहते हैं पैकेट लॉस। पैकेट लॉस जैसे ही डिटेक्ट होता है, सिग्नल वापस रिक्वेस्ट करता है कि भैया फिर से भेजो वो पैकेट। तो आपका बैंडविड्थ मतलब भले डायरेक्ट है, लेकिन आपका स्पीड कम हो जा रहा है, क्योंकि बेचारा वो बार बार लॉस हो जा रहा है, खास करके जब मल्टीपल लोग। इसीलिए बोल रहा हूँ ये पूरा नेटवर्क में फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो इसीलिए टाइम बेस्ड स्लॉट कर देने से आपकी लेटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉस्ट पैकेट की संख्या कम हो जाएगी। और बेटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे एकदम पूरा ध्यान डाल के रखा गया कि सिक्योरिटी में अभी वो बैकडोर उस सब वाला झंझट नहीं है, या लो इंक्रिप्शन है ही नहीं। मतलब वाईफाई 6 आप लेते हैं तो लो ग्रेड इंक्रिप्शन आपको मिलेगा ही नहीं ऑप्शन। जैसे आपको राउटर में देखते होंगे ऑप्शन रहता था बेटर सिक्योरिटी ऑप्शन, बेस्ट सिक्योरिटी ऑप्शन, ऐसे करके ऑप्शन आएगा ही नहीं, बेस्ट ही देगा, वो आपको नीचे उतारने ही नहीं देगा। तो ऐसे करके सॉल्व किया गया समस्या को। अब बात करते हैं 6E के बारे में, जिसके पीछे ये बात चल रहा था। हिसाब ये समझिए, यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स के चलते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वाईफाई 6 बहुत परफेक्ट टाइमिंग हुआ था अगर FCC USA का अप्रूवल पहले कर देता, मतलब टारगेट वही किया जा रहा था, लेकिन वो उनका अप्रूवल खिसक गया तो लेट हो गया, इसीलिए 6E बोला जा रहा है। तो हिसाब ये है कि अब वाईफाई का एक बैंड ऐड हो जाएगा। वो बैंड है 6 गीगाहर्ट्ज़ से 7 गीगाहर्ट्ज़ तक के बीच का। तो ये बैंड जो है इसे अनलाइसेंस्ड यूज़ में कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इसमें इस्तेमाल जो करना है कीजिए,
चाहिए जब तक आप एनर्जी लिमिट के अंदर रहते हैं। एनर्जी लिमिट रखा जाता है क्योंकि यही बैंड मतलब मोबाइल कंपनीज भी इस्तेमाल करती है कुछ कुछ केसेस में कि दो मोबाइल टावर के बीच में मतलब अगर फाइबर बिछाने का दिक्कत हो रहा है तो ये लोग यही 6 मतलब गीगाहर्ट्ज़ का बैंड का पॉइंटेड एंटीना बना के डेटा इधर करते हैं। कुछ कुछ केसेस में सैटेलाइट से अपलिंक भी इसी पर रहता है। तो अगर आप मान लीजिए अपने घर में 100 मेगावाट का लगा देते हैं तो ये सारे कम्युनिकेशन वहाँ हो जाएंगे। तो इसीलिए जब तक पावर रिक्वायरमेंट कम होता है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही गवर्नमेंट अप्रूवल देती है कि ठीक है लीगली कंपनी बना सकती है, लीगली डिवाइस इस्तेमाल हो सकता है, लीगली ये आपको जो करना है करो जब तक पावर लेवल आप कम रखते हो। आप ज़्यादा पावर लेवल करते हो तो हुआ हो जाएगा, लेकिन जब तक पावर लेवल आपका कम है बम बम पे है। तो ये क्लियर हो गया है, लाइसेंस हो गया है। 6 गीगाहर्ट्ज़ अब आराम से पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग 2.5 गीगाहर्ट्ज़ हमारे लिए अलग से रखा गया था, 5 गीगाहर्ट्ज़ अलग से रखा गया था, अब एक नया स्लॉट ऐड किया जा रहा है 6 से 7 गीगाहर्ट्ज़ के बीच का कि भैया ये भी पब्लिक आराम से इस्तेमाल कर सकती है। और इसका वही फायदा होगा कि पाइप मोटा है, कंजेशन कम है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई भी वाईफाई एनालाइजर ऐप होगा, आप देखते होंगे खास करके जो लोग बड़े शहर में रहते हैं या बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, खूब सारे नेटवर्क में मतलब ये वाईफाई चीज़ खा रहा है। साइड इफेक्ट होता है, रेडियो सिग्नल अगर एक ही चैनल में अगर खूब सारे मतलब एक ही बैंड के अंदर खूब सारे होने लगे वो इंटरफियरेंस करने लगते हैं। तो इसीलिए जितना बड़ा बैंड होगा उतना ज़्यादा दूर पे आप चैनल रख सकते हैं। भैया एक चैनल तुम दूर रहो, तुम और दूर रहो, तुम थोड़ा नजदीक आ जाओ, तुम थोड़ा और दूर, ऐसे ऐसे करके क्लियरेंस रहेगा। इसीलिए आप लोग में से जो लोग थोड़ा ध्यान देते होंगे वाईफाई में ध्यान दे रहे हो, उसमें 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल होता है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे और 11 चैनल होता है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। 6 गीगाहर्ट्ज़ पे भी वही बात है कि और चैनल्स मिलेंगे जो खुला रहेंगे बिना ओवरलैपिंग के, यानी इंटरफियरेंस के बिना आप 2-3 इक्विपमेंट एक साथ रख के बात कर सकते हैं। लेकिन मतलब इसका थ्रूपुट जो है कितना आगे तक जा सकता है, ये 1 Gbps तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया शुद्ध 100% नॉर्मल ईथरनेट का स्पीड ये आपको दे सकता है। और इसकी टेस्टिंग में लोग पहुंच गए हैं वो स्पीड, ये ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल, ये पहुंच गया है। मतलब थियोरेटिकली तो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, 10 तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में 1 पहुंच जाना पॉसिबल है। और 1 इसलिए होता है क्योंकि 1 पे अब ईथरनेट पे बात करें, क्या इससे फास्ट ईथरनेट आता है? ऑब्वियसली आता है, लेकिन आम पब्लिक की आम लाइफ में इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती। इसका मतलब होता है करीब 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है थ्रूपुट के मामले में। लेकिन चूंकि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, पेनिट्रेशन कम होते जाता है, ये 7 मीटर यानी कि 7 मीटर तक इसका बम रेंज है। आप इसको राउटर रखें 7 मीटर तक आपको फुल स्पीड मिलेगा। उससे जैसे ही दूर जाएंगे या तो सिग्नल खत्म हो जाएगा या तो स्पीड बहुत घट जाएगी। तो 7 मीटर इसका मतलब स्वीट स्पॉट है। तो 7 मीटर एक मतलब एक फ्लोर के लिए काफ़ी है, मतलब कहिए। तो अब बात करते हैं भविष्य में इसका क्या होने वाला है। भविष्य में यह समझिए कि ये सारी टेक्नोलॉजी एक तौर से अगर आप देखें तो इंटरप्राइज में पहले ही से था। आप लोगों से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता भैया नेटवर्क एडमिन क्या करता है बड़े मतलब एक छोटी कंपनी में जहाँ 100 लोग भी है, उनका काम यही सब होता है। खास करके जैसे अगर आप बड़े कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, ये सब रहता है कि सबका मोबाइल फ़ोन में वाईफाई रहता है और सबका सब काम कैसे कर पाता है। इसी के लिए अलग डेडिकेटेड एक बंदा का जॉब है। भैया तुम्हारा काम है वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाओ, तुम्हारा काम है हर एक एक्सेस पॉइंट को चेक करो कि भैया तुम चैनल नंबर 6 में हो, तुम चैनल नंबर 12 में रहो, तुम चैनल नंबर 1 में वापस जाओ, ताकि मतलब इंटरफियरेंस कम हो। एक बंदे का काम रहता है कि भैया ये सब को मैनेज करना। फिर एक सर्वर रैक बनता है जिसमें सिर्फ एक डेडिकेटेड इक्विपमेंट रहता है कि वो, क्योंकि अभी जैसे मैंने किया है कि मेरे पास जियो राउटर है, ऊपर वाले फ्लोर में मैंने एक पुराने राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट कर दिया है। दोनों एक ही सिग्नल चिल्ला रहा है, दोनों एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा मोबाइल जो है स्विच इस बात पर करता है कि अरे मेरे को पुराना सिग्नल नहीं आ रहा, मैं इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिकली वैसा नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली मैश नेटवर्क जो कहते हैं उसके लिए कंप्यूटर चेक करता रहता है कौन कहाँ पे है। अच्छा ये इधर से उधर उस नेटवर्क में जा रहा है, उसे मैं स्विच करता हूँ। तो आपको मोबाइल पे वो स्विच ऑफ नहीं होता, हैंड ऑफ नहीं होता है, ये नेटवर्क में होता है। ये बहुत अच्छा फीचर है। प्रॉब्लम है ये इंटरप्राइज ग्रेड में होता है। इसके लिए एक ढंग का कंप्यूटर चाहिए जो इसको को हैंडल कर सके। मतलब ये नॉर्मल आर्म कोर्टेक्स पे नहीं चल पाएगा। मतलब आपको डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्स कोर तक का चाहिए होगा, 1 गीगाबाइट का रैम होगा, तब जाके ये सब डिवाइस मैनेजमेंट वाला काम कर सके। तो ये सारे फीचर अब नॉर्मल राउटर के अंदर डाला जा रहा है। जैसे ये मैंने नीचे दे दिया वीडियो, आसूस का ये नया वाईफाई 6E राउटर है और इसका देखिए प्रेजेंटेशन में कूलिंग फैन लगा हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक ये Gbps तक का ईथरनेट दे सकता है। तो वही किया जा रहा है कि इंटरप्राइज में ये सब थे, अब इसे आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए उतारा जा रहा है। भैया तुम भी इस्तेमाल कर लो, तुमको ज़रूरत नहीं होगा PhD करके बैठे रहने का कि अच्छा ऐसे करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, आराम से काम हो जाएगा। अलग से बीच में एक मतलब समझ रहे शेयर की कह के इक्विपमेंट होती है जिसका काम होता है सिर्फ मैनेज करो कि भैया ये इक्विपमेंट इस एक्सेस पॉइंट पे है, इससे निकालो, उधर से आओ,
वो सबका समस्या कम हो जाएगा। लेटेंसी कम हो जाएगा, मतलब टाइम पे चल रहा है। CDMA में आप फ़ोन कैसे कर पाते थे जबकि सब शेड्यूल रहता है, क्योंकि गारंटीड हो जाती है कि इस टाइम पे तुमको बात करना है, तुम बात करो। तो वैसे करने से लेटेंसी कम हो जाएगी। मल्टी यूज़र सपोर्ट पे सारा फोकस इस वाईफाई में मल्टी यूज़र सपोर्ट पे कि ताकि 4-5 लोग एक साथ इस्तेमाल करें, आराम से हो सके। लेकिन एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक चीज़ में बहुत तकलीफ होने वाली कि इसका राउटर के दाम रुला देंगे। जैसे कि वाईफाई 6 का नॉर्मल, जिसको थोड़ा सा आप भरोसा कर सकते हैं, वो 7,000 रुपये यानी 7,000 रुपीज़ का आता है। और जो आसूस का ये गॉड टियर लेवल पे से चले जाते हैं, ये सब 45,000 का राउटर आता है। तो समझ लीजिए, और ये भी वाईफाई जो मैं 45,000 बोल रहा हूँ, वाईफाई 6 का है। वाईफाई 6E करीब 60,000 का होगा। तो हिसाब ये समझिए कि भविष्य अच्छा बम बम होने वाला है, लेकिन दाम जोर से लगेगा, जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वाईफाई 6E के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।